Assalamualaikum guys, welcome back. Our today's topic is aortic aneurysm. तो अगर एनेरिज्म जो है ना वो हमारे पास एओर्टिक वॉल जो है वो वीक हो जाए और यहाँ पे ये बल्ज आउट हो जाए तो एओर्टा पे अगर एनेरिज्म बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं एओर्टिक एनेरिज्म। 90% जो हमारे पास एओर्टिक एनेरिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं एब्डोमिनल। तो 90% हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म होते हैं और 10% जो है वो थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म होते हैं। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना एओर्टिक एनेरिज्म में से वो क्या है सिफिलिटिक एओर्टिक एनेरिज्म। सिफिलिटिक एओर्टिक एनेरिज्म क्या है? सिफिलिटिक एओर्टिक एनेरिज्म जो है एनेरिज्म जो के फॉर्म हो जाए एओर्टा पे ड्यूरिंग टर्शियरी स्टेज ऑफ सिफिलिस, तो इसे हम क्या कहते हैं सिफिलिटिक एओर्टिक एनेरिज्म। एन एनेरिज्म formed in aorta during tertiary stage of syphilis. As you all know, syphilis जो है वो हमारे पास sexually transmitted disease है, ठीक है, but nowadays ये इतनी common नहीं है, ठीक है, sexually transmitted disease है but आजकल ये इतने common नहीं है क्योंकि ये early stage पे जो है ना ये डायग्नोज हो जाती है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस पे ये डायग्नोज हो जाती है और फिर अर्ली स्टेज में ही ये क्या हो जाता है ट्रीटेड भी हो जाती है विद पेनिसिलिन। सो सिफिलिस जो है ना हमने ये कहा कि टर्शियरी स्टेज में ही होता है सिफिलिटिक एओर्टिक एनेरिज्म। तो हमारे पास सिफिलिस के 3 स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी स्टेज होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज में पेशेंट को क्या हो जाता है जो क्लासिकल लीजन जो है ना क्लासिकल लीजन ऑफ शंकर बन जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो क्लासिकल लीजन है ना अल्सरेटिव लीजन ये एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन जाते हैं प्राइमरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज में ना पेशेंट को ट्रेपिनीमिया हो जाता है। जो ट्रेपिनीमिया बेलेडियम है ना वो जनरल सर्कुलेशन में चली जाती है और फिर वो ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट होती है। तो हमारे पास टर्शियरी स्टेज जो है सिफिलिस का उसमें क्या होता है कि अगर जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ये सिफिलिस अगर ट्रीटेड ना हो जाए फॉर लॉन्गर टाइम लाइक मोर देन 10 इयर्स तो फिर इस पेशेंट में ना कार्डियोवास्कुलर चेंजेस हो जाते हैं और साथ ही साथ में इस पेशेंट में नर्वस जो है वो चेंजेस हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो साइकोटिक हो जाता है। तो उस पेशेंट को हम फिर क्या कहते हैं लियोनेटिक या लियोटिक। और ये सिफिलिटिक एओर्टिक एनेरिज्म को सेकंड नाम जो है वो क्या कहते हैं हम लियोटिक एनेरिज्म। लियोटिक एनेरिज्म, ठीक है। अब ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द वेसल, ठीक है। अब एंटीमा जो है ना एंटीमा को ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से होती है ल्यूमेन से, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ द वेसल से थ्रू सिंपल डिफ्यूजन जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई बट और मीडिया के कुछ हिस्सों में भी या बाय सिंपल डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन सप्लाई होती है। बट एडवेंटिशिया जो है ना एडवेंटिशिया का अपना एक मिनी वास्कुलेचर होता है जिसे हम क्या कहते हैं वेजा वेजोरी, ठीक है, या वेजा वेजोरम। तो ये एडवेंटिशिया को और आउटर वॉल ऑफ द मीडिया इसको जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो क्या कर देते हैं थ्रू ये वेजा वेजोरी जो है होती है एडवेंटिशिया को और आउटर वॉल ऑफ द मीडिया को। अब बेसिकली टर्शियरी स्टेज ऑफ सिफिलिस में क्या होता है टर्शियरी स्टेज ऑफ सिफिलिस में जो बेसिक डैमेज जो होता है ना वो इस वेजा वेजोरी को होता है, ठीक है। अब टर्शियरी स्टेज में क्या हो जाता है जो मीडिया और एडवेंटिशिया में ट्रेपोनिन्स होते हैं, जो ट्रेपोनिन सिस्टम वो क्या हो जाता है इसमें इसके अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पांस जो आ जाते हैं ट्रेपोनिन सिस्टम के अगेंस्ट और यहाँ पे एडवेंटिशिया को और आउटर वॉल ऑफ द मीडिया को क्या हो जाते हैं इम्यून मीडिएटेड इंजरी हो जाती है, ठीक है।
अब ये इम्यून मीडिएटेड इंजरी जब हो जाती है ना मीडिया और एडवेंटिशिया को, ठीक है, तो ये जो वॉल है ना यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट्स जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। और ये प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट क्या कर देते हैं, वेजा वेजोरी को प्रेस कर देते हैं, या दो काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वेसल पे ना वेजा वेजोरी के सराउंड ना अराउंड जो प्लाज्मा सेल है और लिम्फोसाइट जो है ना इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन जो है ना ये लॉन्गर टाइम पर होता है क्योंकि ये सेल हमारे पास क्या है, क्रॉनिक सेल्स है, ठीक है। तो अब ये जो एक्यूमुलेशन होती है ना तो ये दो काम करते हैं, ठीक है। या तो ये एक्यूमुलेशन जो हो जाती है ना, या तो ये इस वेसल को जो है प्रेस कर देते हैं, ठीक है, प्रेसेस द वेसल वेजा वेजोरी, ठीक है, प्रेसेस द वेजा वेजोरी। और ये जो लुमेन है ना ये क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेस हो जाते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, दूसरा जो है ना ये लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या कर देते हैं, वो एंडोथेलियल जो सेल है ना उसको उसकी प्रोलिफरेशन जो है ना एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है, एक्टिवेट कर देते हैं एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, जिसकी वजह से ये जो वेजा वेजोरी है ये क्या हो जाते हैं, अक्लूडेड हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ओब्लिटरेटिव एंडोआर्थराइटिस, ओब्लिटरेटिव एंडोआर्थराइटिस, ठीक है। अब पेशेंट को ओब्लिटरेटिव एंडोआर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, जब ये प्रेस हो जाते हैं और वो दूसरा जो है ना ये वेजा वेजोरी अक्लूडेड हो जाती है, तो ये क्या कर देते हैं, जो न्यूट्रिशनल सप्लाई है वो वेजा वेजोरी को कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वेसल्स जो है वो लेस इलास्टिक होंगे, लेस कोलेजन होगा इसमें, ठीक है, और लेस फाइब्रोनेक्टिन होगा, लेस फिब्रिन होगा, और लेस अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। जब ये सब कम होगा तो ये जो एओर्टिक मीडिया है ना, ये एओर्टिक मीडिया और एडवेंटिशिया ये हमारे पास वीक हो जाती है, बल्ज आउट हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल है ना ये स्कार फॉर्मेशन कर देती है यहाँ पे एडवेंटिशिया पे और मीडिया पे। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, सिफिलिटिक एओर्टिक एनेवरिज्म है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस पे। एओर्टिक एनेवरिज्म के कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंप्रेशन ऑफ नेबरिंग ऑर्गन्स। कंप्रेशन ऑफ नेबरिंग ऑर्गन्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या आता है, अगर ये एओर्टिक जो एनेवरिज्म है ये क्या कर देते हैं, नेबरिंग ऑर्गन्स, अगर ये कंप्रेस करे एसोफेगस को, ठीक है, ये हमारे पास एसोफेगस को कंप्रेस करें, एसोफेगस या एसोफेगस इसको कंप्रेस करें तो पेशेंट में डिस्पेरिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर ये कंप्रेस करें वर्टेब्रा को या हमारे पास रिब्स को, ठीक है, वर्टेब्रा या रिब्स को कंप्रेस करें तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा पेशेंट में, बोनी पेन्स, ठीक है। अगर ये कंप्रेस करें किसको, लैरिंजियल नर्व को, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को कंप्रेस करें तो फिर ये क्या कॉज करेगा हमारे पास, ब्रेसी कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अगर ये जो है ना ये एओर्टिक एनेवरिज्म है, सिफिलिटिक एओर्टिक एनेवरिज्म, ये कंप्रेस करें रेस्पिरेटरी चैनल को, ठीक है, रेस्पिरेटरी चैनल या ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियोल्स, तो ये हमारे पास क्या कर देंगे, फिर ये कॉज करेगी पेशेंट में प्रोड्यूस होगा स्ट्रेडोर,
ठीक है, स्ट्रेडोर या डिस्पनिया, ठीक है, डिस्पनिया। इसके बाद अगर हमारे पास क्या हो जाए, एओर्टिक या कोरोनरी आर्टरी जो है ना, कोरोनरी आर्टरी वो कंप्रेस हो जाए, कोरोनरी आर्टरी, तो क्या कॉज होगा, ऑस्टियल, कोरोनरी ऑस्टियल स्टेनोसिस, कोरोनरी ऑस्टियल स्टेनोसिस, ठीक है। अब ये कैसे होगा, मीडिया और एडवेंटिशिया है ना, यहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल एक्यूमुलेशन हो जाती है। अब ये लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल जो है वो ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और वो ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो एक्टिवेट कर देते हैं फाइब्रोब्लास्ट को, ठीक है, और वो फाइब्रोब्लास्ट जो है उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। और अगर ये स्कार फॉर्मेशन प्रॉक्सिमली आ जाए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्रॉक्सिमली आ जाए, ये यहाँ पे हमारे पास ये इस एरिया में हमारे पास कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऑस्टियम मतलब माउथ है, ठीक है। ये जो स्कार फॉर्मेशन है ना, ये इस ऑस्टियम के सराउंड है ना ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी को क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तो ये क्या कॉज कर देते हैं पेशेंट में, फिर कोरोनरी ऑस्टियल स्टेनोसिस, जो कि फिर इस्टेमिक हार्ट डिजीज जो है ना कॉज कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट है ना, लास्ट कॉम्प्लिकेशन वो क्या है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन, ठीक है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन, ठीक है। एओर्टिक रिगर्गिटेशन जो है वो उसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लड फ्लो जो है ना वो बैक हो जाता है वेंट्रिकल्स को डायस्टोली में, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अब ये जो है ना यहाँ पे एन्यूरिज्म हुआ है, ठीक है, मतलब एओर्टिक एन्यूरिज्म हुआ है, रूट ऑफ द एओर्टा पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एन्यूरिज्म जो है ना ये प्रॉक्सिमली मतलब आ गया यहाँ पे, प्रॉक्सिमली आके यहाँ तक आ गया, ठीक है। जो ये एनुलस है ना ये क्या हो जाएगी, इसकी वजह से स्ट्रेच आउट हो जाएगी, ठीक है, और स्ट्रेचनेस की वजह से ये जो लीफलेट है ना, एओर्टिक लीफलेट, वो नॉर्मल नहीं रहेंगे बल्कि ये भी पुल्ड अवे हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे पुल्ड अवे हो जाएंगे। तो जब ये सिस्टली होते हैं ना ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एओर्टा में जाता है ऐसे, ठीक है, विद प्रेशर। बट डायस्टोली में क्या होता है, डायस्टोली में फिर ये ब्लड जो है ना फ्लो बैक होता है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्व है ना ये प्रॉपर क्लोज नहीं होती, ठीक है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन में। तो ये ब्लड फ्लो जो है ना बैक हो जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, डायस्टोली में। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ओवरलोड हो जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है और साथ ही साथ इसके लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना ये हार्ट का साइज इसकी वजह से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसकी वेट ऑलमोस्ट 1 kg तक हो जाती है, ठीक है, जिसे हम फिर इस टाइप इस पेशेंट के हार्ट को फिर क्या कहते हैं, कोर बोवेनम, क्योंकि ये जो है ना इसमें क्या हो जाता है, पेशेंट का हार्ट जो है वो हार्ट ऑफ द काउ जितना हो जाता है, 3 times ऑफ द नॉर्मल हार्ट, ठीक है, 1 kg हो जाती है। और इस पेशेंट में क्या होता है, इस पेशेंट में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 220, मतलब मान लो कि ब्लड प्रेशर क्या होगा, सिस्टोली बहुत हाई होगा मतलब 220 हो गया, डायस्टोली वो बहुत लो होगा 40, क्योंकि जो सिस्टोली है ना यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है उसको बाहर निकालने में, ठीक है, और जो डायस्टोली में है ना वो ब्लड जो है ना वो फ्लो बैक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लीफलेट जो है ना वो प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं, एओर्टिक वॉल जो है ना वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता और ब्लड फ्लो बैक होता है, इसकी वजह से जो डायस्टोली है ना वो बहुत कम होती है और सिस्टोली बहुत हाई होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
If you have any question related to this topic, please don't hesitate to ask. Stay tuned for the next video. Thank you so much. Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer cuando pasa.